तो सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 जिसकी एग्ज़ाम डेट 28 फरवरी है। तो ऑलरेडी 3 वीडियो हम आपका बना चुके हैं जिसमें हमने कवर किया है सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। उसके बाद में कवर किया है मैनेजमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और कल हमने बनाया था बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और आज हम लेकर के आ गए हैं चौथा वीडियो इस सीरीज का सामान्य ज्ञान एवं तार्किक क्षमता का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, इस तरह से आपके चारों सब्जेक्ट के पहले प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपका रिस्पांस किस तरह का रहेगा, कितने लाइक किए हैं आपने, कितने शेयर किए हैं, उसके आधार पर सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी आएगा। ठीक है, तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी भी आप तक पहुंच सके और इसके बाद में जो भी वीडियो आने वाले हैं वो सब वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य ज्ञान एवं तार्किक क्षमता। इसमें क्या क्या आएगा, 55 नंबर का आपका ये सब्जेक्ट है, इसमें आपका सब कुछ आएगा। यानी कि सामान्य ज्ञान की जो योजनाएं हैं ये सारी योजनाएं आएंगी, महिलाओं की योजनाएं आएंगी। ठीक है, उसके बाद में मैथ भी आएगा आपका, इसमें रीजनिंग भी आएगा आपका, साथ ही साथ में आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के यह आपका 55 नंबर की खिचड़ी है जिसको आपको खाना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मेहनत से आप इसको बनाते हैं और खाते हैं और कितने नंबर इसमें लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। उससे पहले आपको बता दें, अब आपके सामने हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स तैयार हो चुका है। आप लोग अपने पीडीएफ नोट्स मंगवा सकते हैं महिला सुपरवाइजर के। तो एमपी महिला सुपरवाइजर सुपर जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं 39 रुपये पर सब्जेक्ट। यानी एक सब्जेक्ट का अगर आप मंगाते हैं तो आपको 39 रुपये पे करने रहेंगे। कंप्लीट चारों सब्जेक्ट के मंगाते हैं तो मात्र 128 रुपये में चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि हमने खुद बनाए हैं, मेहनत करके खुद से ही बनाए हैं। ठीक है ना, तो चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। चारों सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा, तो पोषण एवं स्वास्थ्य रहेगा, सामान्य ज्ञान जिसके अंदर मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, जो भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं रहेंगी, जो भी एक्ट हैं, अधिनियम हैं, ये सारे अधिनियम, बाल संरक्षण आयोग क्या होता है, महिला आयोग क्या होता है, वो सब आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, शिशु देखभाल जिसे हम बाल विकास कहते हैं, इसके भी कंप्लीट नोट्स आपको 2 नोट्स दिए जाएंगे। जिसमें पहला होगा आपका बाल विकास की सारी अवस्थाएं जो हैं, शैशवावस्था, बचपन क्या होता है, क्या, ये सारी जानकारी। ठीक है, उसके बाद में बाल विकास सेट आपका पीडीएफ नंबर 2 मिलेगी जिसमें बाकी के सारे जो चैप्टर रह जाएंगे वो सारे चैप्टर को पीडीएफ नंबर 2 में हमने कवर किया। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद में मैनेजमेंट जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कहते हैं, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चारों पीडीएफ नोट्स आप लोग मंगवा लीजिए मात्र 128 रुपये में और यहाँ से आप इस नोट्स से अपनी थ्योरी कंप्लीट कीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर के आ रहे हैं उससे आप डेली प्रैक्टिस सेट कीजिए। आपका आराम से 660 में से एक सीट पक्की हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी डेली। लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और डेली इन नोट्स से थ्योरी को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप नंबर है 7052547003। इसी पर आपको ये कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं आपको नोट्स मंगाने के लिए क्या करना है। नोट्स मंगाने के लिए आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 128 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद में उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर 7052547003 इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। नीचे लिख देना है महिला पर्यवेक्षक कंप्लीट्स नोट्स। ठीक है, तो आपको तुरंत की तुरंत जैसे ही हम आपका मैसेज देखेंगे या आपने पेमेंट कर दिया है, तुरंत की तुरंत आपको ये नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स हैं, इनको भी अगर आप कवर कर लेती हैं, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है मान लीजिए, लेकिन अगर आप इन नोट्स को भी कवर कर लेती हैं और डेली यूट्यूब पर हमारी क्लास लेते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। आप आराम से जो है अपनी एक सीट पक्की कर जाएंगे इस वाली वैकेंसी में। ठीक है, चलिए सारी जानकारी आपको मिल गई। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया गया है। चलिए नोट्स मंगा के तैयारी शुरू कर दीजिए। अब हम यहाँ से अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू करने वाले हैं, सामान्य ज्ञान और तार्किक योग्यता का। इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर भी रहेगा, आपका सामान्य ज्ञान की योजनाएं भी रहेंगी, इसके अलावा मैथ के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले जो 3 वीडियो अपलोड की हैं वो तीनों वीडियो भी आप लोगों को देख लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत की थी। अब इन संस्थानों के बारे में भी हमने ऑलरेडी जो है पीडीएफ में बता रखा है। सारे संस्थाओं IFRC, FIDH, WMA, WHO, इन सब के बारे में आपको हमने बता रखा है पीडीएफ में। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कौन सी ऐसी संस्था है जिसने प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत की थी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि IFRC ने प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत की थी। अब कब की थी, आइए देख लेते हैं।
और आईएफआरसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो देखिए आईएफआरसी, जिसे हम द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज इसका नाम है। ध्यान रखना ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है आईएफआरसी का। कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 2000 में विश्व प्राथमिकता दिवस की शुरुआत की गई थी। डेट भी आपको याद रखना है, सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो है वो आपका 150 साल पुराना संस्थान है। कौन सा? आईएफआरसी। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जलने पर प्राथमिक उपचार प्रदान करते समय निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से बचना चाहिए? कुल मिलाकर के आपसे ये कहा जा रहा है, मान लीजिए आपके घर में कोई जल गया है किसी चीज़ से, अब आप प्राथमिक उपचार देना चाह रहे हैं, आप अप्रशिक्षित हैं, यानी कि आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इनमें से कौन सा काम नहीं करना चाहिए, यानी कि नेगेटिव ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में से। पहला है, जले हुए स्थान पर बहता हुआ जल डालना चाहिए, उन कपड़ों को हटाना चाहिए जो जली हुई त्वचा से चिपके नहीं हैं, जले हुए स्थान पर बर्फ लगाना चाहिए, रोगी को जमीन पर लुढ़का करके जो है आग की लपटों को बुझाना चाहिए। ठीक है, इसको कर देना आग की लपट, आग की लपटों को बुझाना चाहिए जमीन पर लुढ़का करके। कौन सा काम आपको इनमें से नहीं करना चाहिए? आइए देखें आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जले हुए स्थान पर कभी भी आपको बर्फ नहीं लगाना है। ऐसा नहीं सोचना कि बर्फ ठंडी होती है, जलन हो रही होगी, लगा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी भी बर्फ नहीं लगाना है जले हुए स्थान पर। क्या क्या कर सकते हैं? जले हुए स्थान पर आपको बहता हुआ जल डालना है। ठीक है, यानी ऊपर से आप जल ऐसे डाल सकते हैं, बहता हुआ जल। इसके बाद में उन कपड़ों को हटाना है जो जली हुई त्वचा से चिपके नहीं हैं। ठीक है, अगर जली हुई त्वचा से कोई कपड़ा चिपक गया है और आप उसको हटाएंगे तो पूरी चमड़ी लेकर के निकल जाएगा और घाव बन जाएगा। आप पहले देख लीजिए कहीं चिपका तो नहीं है, अगर नहीं चिपका है तो उन कपड़ों को हटा दीजिए। बर्फ आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है और रोगी को जमीन पर लुढ़का करके आग की लपटों को मतलब शांत करना है। मान लीजिए कोई आग की लपटों में घिर गया है तो कैसे इसको बुझाएंगे? तो आप जमीन पर उसको इधर उधर लुढ़का सकते हैं जिससे कि आग बुझ जाएगी। ठीक है, लेकिन कभी भी बर्फ नहीं लगाना है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो किसी भी बीमारी या चोट की स्थिति में अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला जो सीमित उपचार होता है उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एड की परिभाषा क्या है? तो ये फर्स्ट एड की परिभाषा होगी, प्राथमिक चिकित्सा की परिभाषा होगी कि आप अप्रशिक्षित हैं, आप कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन आपके द्वारा किया जाने वाला जो सीमित उपचार है, जो प्राथमिक उपचार है, उसे हम जो है प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है। जले हुए स्थान पर कभी भी बर्फ या फिर बर्फ का पानी, क्रीम या मक्खन जैसी चिकने पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे जलन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, वेब सर्च इंजन किसके द्वारा कई वेब पेजों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है? कंप्यूटर से आपका यह प्रश्न है। ठीक है, वेब इंडेक्सर के द्वारा, वेब राउटर के द्वारा, वेब आयोजन के द्वारा या फिर वेब क्राउलर के द्वारा? किसके द्वारा वेब सर्च इंजन कई सारे वेब पेजों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेब क्राउलर के माध्यम से सर्च इंजन जो है पूरी जानकारी इकट्ठी करता है। देखिए अब ये क्या होता है, देखिए तो वेब सर्च इंजन वेब क्राउलिंग या फिर वेब इंडेक्सिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से कई वेब पेजों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। अब वेब ब्राउजर क्या है? जैसे मान लीजिए आपने गूगल होता है गूगल पर सर्च किया सक्सेस जंक्शन। अब जहाँ जहाँ सक्सेस जंक्शन लिखा होगा उन सारी चीज़ों को जो है गूगल ढूंढ करके आपको दे देगा। तो ये अलग अलग जगह से जो जानकारी उठा रहा है, किसके माध्यम से उठा रहा है गूगल? तो वो वेब क्राउलिंग या फिर वेब इंडेक्सिंग नामक जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से वो उन चीज़ों को उठा रहा है। ठीक है, आपका जो है फेसबुक पे जो सक्सेस जंक्शन पेज बना है उसको दिखा देगा, इंस्टाग्राम पर जो सक्सेस जंक्शन पेज है वो दिखा देगा। ठीक है, और टेलीग्राम पर जो है उसको दिखा देगा। तो ये सारी जानकारी मिलती कहाँ से? वेब क्राउलिंग के माध्यम से गूगल सर्च करता है। यह इंटरनेट को व्यवस्थित रूप से ब्राउजर करने, वेब पेज खोलने के लिए वेब क्राउलर स्पाइडर नामक स्वचालित सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है उसका यूज किया जाता है गूगल के द्वारा या फिर सर्च इंजन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, ये भी आपका कंप्यूटर से है। देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के निश्चित भाग का चयन करने के लिए किस की को दबा करके एरो की का उपयोग करते हैं? यानी कि आप किसी भी मैटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने लिख दिया सक्सेस जंक्शन। अब आपको इसको सिलेक्ट करना है तो कंप्यूटर में हम ऐसी कौन सी की है जिसे दबा करके और जो एरो की का यूज करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा? F7 की, शिफ्ट की, ऑल्ट की या फिर F3 की? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी शिफ्ट की को दबा लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर होती है शिफ्ट की, शिफ्ट लिखा रहता है उस पर, इस शिफ्ट की को दबा लीजिए और जहाँ पर भी ये शब्द लिखा हुआ है उसी एरो को दबाते चले जाइए तो वो पूरा का पूरा जो मैटर है वो सिलेक्ट हो जाता है। यही आपसे पूछा है कि अगर हमें सिलेक्ट करना है तो एरो की का प्रयोग किस की को दबा कर करेंगे? तो पहले शिफ्ट दबाइए, उसके बाद एरो दबाइए तो सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। देखिए
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। वैसे आपको कंप्यूटर वाली जो पीडीएफ हमने दी है उसमें ये सारी जानकारी लिखी हुई है, और जो लगभग हमने आपको कम से कम 1500 से क्वेश्चन लगभग दिए होंगे, या फिर 700 से 800 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। जो पीडीएफ नोट्स हमने दी है उसमें भी आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन कवर कर लेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। देखिए, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के निश्चित भाग का चयन करने के लिए शिफ्ट की को दबाए रखें और किसी भी एरो की का उपयोग कर सकते हैं। पहले आपको शिफ्ट की दबाना है, उसके बाद में जो एरो की दी रहती हैं नीचे की ओर, दाएं की ओर, बाएं की ओर, ऊपर की ओर, तो उन एरो की का यूज आप कर सकते हैं। अब बाकी बचा आपका F7 की। तो F7 की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में किसी दस्तावेज की वर्तनी जांच के लिए यानी स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 की का यूज किया जाता है। बहुत पूछी जाती है ये एग्जाम में, ठीक है ना, स्टार मार्क कर लीजिए। F7 की किसके लिए यूज होती है? तो स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम F7 की का यूज करते हैं। उसके बाद में F3 का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी आपके जो प्रोग्राम है उसमें आपको कोई चीज़ सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए F3 की का प्रयोग किया जाता है, सर्चिंग की सुविधा शुरू करने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, योजनाएं यहाँ से चालू हो जाएंगी। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के अंतर्गत किस योजना को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी योजना है जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में शामिल नहीं है? तो पहला है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वस्थ और कल्याण केंद्र। कौन सा इसमें शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन योजना, ये जो है शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों योजनाएं इसमें शामिल हैं। चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए। देखिए, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन योजना शामिल नहीं है। ये योजना इसमें शामिल नहीं है। प्रत्येक वर्ष नागरिकों को सभी आर्थिक सामाजिक समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए कई योजनाओं का उपयोग किया जाता है। ये सभी योजनाएं जनता के कल्याण के लिए होती हैं। हालांकि ये सही बात है, योजनाएं पहुंचती नहीं हैं, जिनको जरूरत होती है उनके पास नहीं पहुंचती हैं, बाकी बीच में खत्म हो जाती हैं योजनाएं, ठीक है ना। लेकिन चल तो रही हैं, योजनाएं तो चल रही है, अपन को तो पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सबला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सबला योजना क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा है। सभी धर्मों के प्रति समानता, लड़कियों के लिए मुफ्त परिवहन सेवा, किशोरियों का सशक्तिकरण, छठी कक्षा की छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराना। बताइए सबला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोरियों के सशक्तिकरण से संबंधित है सबला योजना। देखिए, तो सबला महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्र समर्थित योजना है। आपसे पूछा जाएगा सबला योजना किसके द्वारा चलाई जाती है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2011 को शुरू हुई, और 11 से 18 वर्ष की आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरियों के शारीरिक और मानसिक विकास पर केंद्रित है। तो कुल मिलाकर के जो 11 से 18 वर्ष तक की ऐसी किशोरियां हैं जो स्कूल नहीं जा रही हैं, उनके जो है शारीरिक और मानसिक विकास पर केंद्रित है कौन सी योजना? सबला योजना। इसकी डेट याद रखना, कब शुरू की गई, कौन सा मंत्रालय है, कितनी एज होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए हमने एमसीक्यू सीरीज शुरू की है। जो लोग थ्योरी अपनी कवर करके आए होंगे पीडीएफ नोट से, अब देखिए उनको कितना अच्छा, कितना मजा आने वाला है, उनके सारे आंसर यहाँ पर बनने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मनरेगा को कब शुरू किया गया था? 2004 में, 2003 में, 2006 में, या फिर 2007 में? तो मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2006 में मनरेगा योजना को शुरू किया गया था। देखिए, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये इसका फुल फॉर्म है, 2005 को भारत सरकार के द्वारा 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। यानी कि इसको बनाया कब गया था? 7 सितंबर 2005 को। लेकिन लागू कब से किया गया? तो ये योजना 2 फरवरी 2006 को उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पहली बार शुरू की गई थी। तो 2 फरवरी 2006 से इसको लागू किया गया था, सबसे पहले उड़ीसा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना कब की? पहले ये जो महिला और बाल विकास मंत्रालय था ये अलग नहीं था, ये सभी मर्ज करके बना हुआ था। लेकिन फिर भारत सरकार को लगा नहीं यार, महिला एवं बाल विकास को अलग कर देना चाहिए, जिससे कि ये पूरी तरह से महिलाओं और बालकों के ऊपर ही कार्य कर सके। इसको अलग कब किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। 2006 में, 2007 में, 2008 या फिर 2009? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2006 में भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अलग कर दिया था। देखिए पूरी जानकारी देखिए,
तो 30 जनवरी 2006 को महिला एवं बाल विकास विभाग को भारत सरकार की एक अलग मंत्रालय के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया, यानी इसको अलग मंत्रालय बना दिया गया। कब? 30 जनवरी 2006 को। यह महिलाओं और बच्चों से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है, यानी महिलाओं और बच्चों के लिए कौन सी योजनाएं चलेंगी, कौन कौन से कार्य होंगे, महिलाओं के लिए कौन सा हॉस्पिटल खुल रहा है, तो ये सारा काम जो है वो जो है आपके इसी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। क्यों? इसके क्या फायदा है? तो बीच बीच में हम कोई ना कोई पीडीएफ तैयार करते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मुख्यमंत्री की पीडीएफ बना दी, कोई मंत्रालय की पीडीएफ बना दी, तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, डेली वीडियो क्लास देखेंगे। तो बीच बीच में कोई नया मटेरियल अगर हम ऐड करेंगे तो वो भी हम आप लोगों को भेज दिया करेंगे, ठीक है ना। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर देना है। जो जिसका भी चाहते हैं आपकी सिलेक्शन हो जाए उसके पास शेयर कर देना है। भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जिसने द गर्ल चाइल्ड पॉलिसी 2013 की शुरुआत की थी। तो द गर्ल चाइल्ड पॉलिसी किसने शुरू की, ये पूछा जा रहा है। सिक्किम ने, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने। अब ये मत सोचना कि मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो एमपी होगा, बिल्कुल नहीं भैया। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान के द्वारा द गर्ल चाइल्ड पॉलिसी 2013 की शुरुआत की गई थी। अब इसका मुख्य कार्य क्या है देख लीजिए। तो यह नीति लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करती है। राजस्थान इस तरह का कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बना था। सबसे पहले राजस्थान में यह योजना शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अभी आपके सामने आ गया भैया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं लास्ट में। तो अभी इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक या फिर जो भी आपकी बहन है जो भी एग्जाम देने वाला है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। देखिए, अरे भैया आंसर पहले ही दिख गया। 10 देखिए, भारतीय अधिकार नियम के अनुसार यौन उत्पीड़न में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। अगर किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न किया गया है तो कौन सा इसमें जो है अधिकार का उल्लंघन किया गया है। अनुच्छेद 14 के तहत अधिकार का, अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार का, विकल्प ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस अधिकार का उल्लंघन किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकल्प ए और बी दोनों, यानी अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन किया जाता है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया जाता है। चलिए देख लेते हैं ये दोनों अनुच्छेद क्या कहते हैं। देखिए, तो भारतीय संविधान के अनुसार यौन उत्पीड़न एक महिला के मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 14 के तहत लैंगिक समानता, अनुच्छेद 14 कहता है कि लैंगिक समानता पाई जाएगी, ठीक है। और उसके अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 21 में 14 में लैंगिक समानता के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 21 में जीवन और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के बारे में बताया गया है। दोनों आपको याद रखना, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये घरेलू हिंसा अधिनियम हम आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारे एक्ट हमने करा रखे हैं। महिला आयोग क्या है, ड्वाक्रा क्या है, बाल संरक्षण आयोग क्या है, ये सब कुछ आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा। देखिए, जो आपका सिलेबस है ना, उसी के आधार पर हमने पीडीएफ नोट्स तैयार किए हैं। फालतू की चीज़ें उसमें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। जो आपके सिलेबस में दिया है वही आपको पढ़ना है। एक टॉपर और एक फेलुअर में क्या अंतर होता है बताया ना हमने आपको पहले। टॉपर जो है 4 घंटे पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन वही चीज़ें पढ़ेगा जो एग्जाम में आने वाला है। जो फेलुअर होता है वो 15 घंटे पढ़ेगा भैया, ठीक है। घर वाले कहेंगे अरे भैया 15 घंटे पढ़ रहा है, 15 घंटे पढ़ेगा लेकिन फालतू की चीज़ें, पता चला हिंदी पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रखा उसने, पॉलिटी पढ़ दिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, ये सब आना ही नहीं तो काहे पढ़ रहा है भैया, है ना। बाल विकास में पूरा बाल विकास पढ़वा रहा उसने, टीचिंग वाला आना ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपकी जो किशोरावस्था है वो आपकी इसमें आनी ही नहीं है। 0 से 6 तक की आपकी अवस्था पूछी जाएंगी डिटेल में, या फिर बहुत आप पढ़ना है तो 6 से 12 तक पढ़ लो। आप काहे किशोरावस्था पढ़ रहे हो और बुजुर्ग वाली क्यों पढ़ रहे हो, वयस्कावस्था क्यों पढ़ रहे हो जब आना ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका रहता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रख करके हमने ये पीडीएफ नोट्स बनाए हैं। सारा जो आपका सिलेबस है उसी को बनाया है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है घरेलू हिंसा एक्ट 2005 से महिलाओं की सुरक्षा के अनुसार घरेलू हिंसा के प्रकार क्या क्या है। मतलब कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो घरेलू हिंसा को परिभाषित करता है, यानी घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। ऑप्शन ए देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन अंग या भलाई, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, को नुकसान पहुंचाता है, घायल करता है या जोखिम पहुंचाता है। अब सिंपल वे में समझिए, इनका ये कहना है कि जो घरेलू हिंसा होगी वो क्या होगी, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, आपकी सुरक्षा को, आपके जीवन को नुकसान पहुंचाता है, किसी अंग को नुकसान पहुंचाता है, मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, तो उसे हम घरेलू हिंसा के अंतर्गत रखेंगे। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए,
पीड़ित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को मजबूर करने के लिए उत्पीड़न करता है, नुकसान पहुंचाता है, घायल करता है, जोखिम में डालता है, तो ये भी आपका घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा, ये भी सही है। पीड़ित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को धमकी देने का प्रभाव करता है तो भी वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यही घरेलू हिंसा के अंतर्गत जो है काउंट किए जाते हैं। बाकी घरेलू हिंसा के बारे में आप पीडीएफ में देख लेना, पूरा बता रखा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? अब जो लोग नोट्स पढ़ के आए होंगे उनने देखा होगा भैया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट क्या होता है, कब शुरू किया गया था, तुरंत आंसर लगा देंगे। 2005 में, 2009 में, 2016 में या फिर 2013 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2013 में ये शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था देख लीजिए डेट एग्जैक्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे 24 फरवरी 2013 में हस्ताक्षरित किया गया था। 24 फरवरी 2013 को इसको शुरू किया गया था। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन मैथ के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोहन एक पुरानी साइकिल 500 रुपए में खरीदता है तथा 300 रुपए उसे मॉडिफाई कराने में लगा देता है। अब वह उसे किस दाम पर बेचे कि 30% का लाभ हो? अब एक सोहन नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है 500 रुपए की पुरानी साइकिल खरीदता है, लेकर के आ रहा था। दोस्त कह रहा अरे भैया पुरानी साइकिल खरीद ली, अरे बेइज्जती करवा दी। उसने कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है। उसने क्या किया 300 रुपये उसको मॉडिफाई कराने में लगा दिया, यानी कि उसमें लाइट लगवा दिया, ठीक है, पीछे पैडल लगवा दिया, घंटी लगवा दी और सीट लगवा दी ऊंची सी। लेकिन इसमें उसने क्या किया 300 रुपये खर्च कर दिया। अब उसको लगा अरे भैया यार 300 रुपये खर्च भी कर दिया, 500 की साइकिल खरीद ली, बड़ी बेइज्जती वाली बात है। अब क्या करें, इसको बेचना है लेकिन यार हमें 30% का लाभ होना चाहिए, तो हम किस कीमत पर बेचें कि 30% का लाभ हो? ऑप्शन देखिए, 1000 रुपये, 1040, 1200 या 1500, कितने में इसको बेचना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इसकी कॉस्ट प्राइस पता कीजिए। पहली बात 500 रुपये की तो साइकिल थी, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी 500 रुपये की साइकिल, 300 रुपये उसने मॉडिफाई कराने में लगा दिए। अब ये टोटल पड़ी कितने की सोहन को? तो सोहन को पड़ी ये 800 रुपये की, यानी कि अपना कॉस्ट प्राइस जो है वो 800 रुपये हो गया। ठीक है, माइंड में रखिए कॉस्ट प्राइस 800 रुपये। अब ये कह रहा है कि 30% का लाभ होना चाहिए, तो 800 रुपये की साइकिल है, 30% का लाभ यानी कि 100 में 30 जोड़ दीजिए तो 130 हो गया। ठीक है, तो 800 का 130% हमको निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे। ठीक है, बस अब आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए 130% 800 का, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, क्या बचा 130 गुणा 8। तो 130 गुणा 8 जब आप करेंगे तो 13 अट्ठे 104 होता है, 1040, 1040 रुपये की जब वो बेचेगा साइकिल तब उसे 30% का लाभ होगा, नहीं तो बेचारा क्या करेगा, नुकसान में जाएगा। ठीक है, तो 30% अगर उसे लाभ चाहिए तो 1040 रुपये की उसको बेचना होगा। समझ में आया? फिर से समझा देते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 500 की खरीदी, 300 लगाए, टोटल कॉस्ट प्राइस सर 800 रुपये हो गया। अब उसको 30% का लाभ कमाना है। जितने परसेंट का लाभ कमाना होता है उसे 100 में ऐड कर देते हैं, जितने परसेंट का नुकसान होता है उसे 100 में से माइनस कर देते हैं। फिलहाल ये लाभ की बात कर रहा है तो 100 में 30 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। 130% निकालना है, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 130 गुणा 8 करेंगे तो 13 अट्ठे 104 होता है, यानी 1040 रुपये आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका मैथ का है। देखिए, इसमें कह रहा है 8000 रुपये की धनराशि 5% प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितने रुपए का ब्याज देगी, यानी साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, उसमें बोल रखा है भैया 8वीं स्तर का मैथ आएगा। ठीक है, मैथ के भी नोट्स हमने आपको इसी लेवल के दिए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो 8वीं स्तर का ही पढ़ना है, अपन को कोई ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना, नहीं आएगा इसमें, काहे को पढ़ेंगे। ठीक है ना, देखिए अब इसमें आपको पता है एसआई का सूत्र क्या होता है, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। ठीक है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। ठीक है, चलिए अब इस सूत्र में अपन इसको रखते हैं। साधारण ब्याज हमसे पूछा है, एसआई लिख दिया। पी माने होता है मूलधन, मूलधन कितना है 8000 रुपये, 8000 लिख दिए। ठीक है सर, गुणा में कितने प्रतिशत दर क्या है, 5% की दर है। ठीक है, कितने टाइम के लिए, 5 वर्षों के लिए, बटे में 100। ठीक है, सूत्र के अनुसार अपन काम कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, सूत्र के अनुसार। 0 से 0 उड़ाया, इस 0 से ये 0 उड़ाया, बचा क्या 80 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 का 5 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40,
40 का 5 में गुणा करेंगे, 40 पंचे 200, यानी कि ये 200 हो गए। और ये जो जीरो एक बचा हुआ था, इस जीरो को और लगा दीजिए, तो 2000 रुपये में जो है ये आपका जो ब्याज आएगा वो 2000 रुपये आपका ब्याज आएगा। 2000 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्याज ही हमसे पूछा है। अब अगर वो ये कहे कि मिश्रधन कितना हुआ, तो इस 2000 रुपये को आप 8000 रुपये में जोड़ देंगे, तो कुल रुपए जो हैं वो 10,000 रुपये हो जाएंगे। अगर आपसे मिश्रधन पूछे तो 10,000 हो जाएगा, आपसे ब्याज पूछता है तो 2000 हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसआई हमसे पूछा है, ठीक है, एसआई निकालना है। ये आपकी जो है धनराशि हो गई 8000 की, ठीक है। 5 का गुणा किया क्योंकि 5% है, 5 वर्षों में पूछ रहा है तो 5 का गुणा करेंगे, नीचे 100 का भाग दे देंगे, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 80 गुणा 5 गुणा 5, तो 8 का 5 में गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 40 का 5 में गुणा करेंगे, 40 पंचे 200 होता है, ठीक है। और ये एक जीरो जो बचा रह गया था उसको और लगा देंगे, तो 2000 रुपये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि तर्क शक्ति भी आपकी आने वाली है। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में बी आर ओ को ई यू आर लिखते हैं, यानी जहां पर बी आर ओ लिखा रहे उसको आपको ई यू आर लिखना है, ठीक है सर। कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है। आर ए एस को जहां पर आर ए एस लिखा है उसको यू डी और भी लिखना है, ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि अगर सी ओ एन लिखा है तो अब सी ओ एन को कैसे लिखेंगे, तो इसमें आपको रीजनिंग लगाना रहेगा। थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये बी को ई कैसे बना दिया। तो बी होता है 2 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, यानी कि 3 का गैप कर रहे हैं। तो बी के बाद में सी और डी छोड़ करके ई लिख रहा है, ठीक है, ओके। आर के बाद में एस और टी छोड़ करके यू लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में ओ है, ओ के बाद में पी और क्यू को छोड़ करके आर लिख रहा है, यानी कि बीच में वो 2 शब्दों को छोड़ रहा है, उसके बाद अगला शब्द लिख रहा है। देखिए, बी के बाद में सी और डी छोड़ करके ई लिख रहा है, आर के बाद में एस और टी छोड़ करके यू लिख रहा है, ओ के बाद में पी और क्यू छोड़ करके आर लिख रहा है। समझ में तो आ रहा है सर? दूसरे वाले में चेक करें, आर के बाद में एस और टी छोड़ करके यू लिख रहा है, ए के बाद में बी और सी छोड़ करके डी लिख रहा है, एस के बाद में टी और यू छोड़ करके भी लिख रहा है। तो जब हमको पता चल रहा है कि बीच में 2 अक्षरों को छोड़ करके अगला अक्षर लिख रहा है, तो अब हम सी ओ एन को बना नहीं सकते क्या? सी ओ एन को बनाइए। सी के बाद में क्या करेंगे? सी डी और ई छोड़ के एफ लिखेंगे, ठीक है सर। उसके बाद में ओ लिखा है, पी और क्यू छोड़ करके आर लिखेंगे, ठीक है सर। एन लिखा है, एन के बाद में क्या होगा? ओ और पी छोड़ करके क्यू लिखेंगे। तो एफ आर क्यू आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, एफ आर क्यू। क्या कर रहा था? बीच में ये दो शब्दों को छोड़ करके 2 शब्दों के बाद जो अगला शब्द है उसको लिख रहा था, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके आने वाले हैं, मैथ के, रीजनिंग के, आपके कंप्यूटर के, आपके जीके जीएस के, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, और सबको बता देना कि फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस सक्सेस जंक्शन पर चल रही है। इसके अलावा जो आपके नोट्स हैं वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिलने वाले हैं। तुरंत संपर्क कीजिए, तुरंत मैसेज कीजिए और अपने नोट्स ले लीजिए। अब देखिए, सबसे अच्छा यही होगा, पहले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सबसे अच्छा यही होगा कि आपको ये जो क्यूआर कोड दिया है, सीधे इस क्यूआर कोड पर आपको पेमेंट कीजिए अपना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बात करने का टाइम वहाँ पर टीम के पास में नहीं होता, वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको बस सीधे इस क्यूआर पर पेमेंट करना है। पेमेंट करके उसका जो स्क्रीनशॉट है 128 रुपये का, इस नंबर पर सेंड कर देना और नीचे अपना लिख देना महिला पर्यवेक्षक नोट्स। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। अब इसमें कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है, क्योंकि भैया लगभग 92,500 का हमारा जो है सब्सक्राइबर का हमारा चैनल है। तो भैया इतने बड़ा चैनल है तो हम फ्रॉड करने तो नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, ये नंबर भी चालू है, कोई दिक्कत हो तो आप सीधे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पर कॉल मत करना क्योंकि टीम उठाती नहीं है, इतना बिजी रहते हैं, इतने मैसेज आते रहते हैं कि नहीं उठा पाते हैं। आप तो सीधे पेमेंट कीजिए, अपनी नोट्स लीजिए, बात खत्म, अपनी नोट्स से तैयारी कीजिए और डेली एमसीक्यू क्लास कीजिए। काहे की फालतू की बातें करना, ठीक है ना। चलिए, फिर कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको सूचित करेंगे। फिर कल आप इस पर कितना लाइक करते हैं, कितना कमेंट करते हैं, उसके आधार पर कल आपकी सेकंड क्लास आने वाली है पोषण एवं स्वास्थ्य की, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सबको बताइए भाई, जितने भी आपके दोस्त वगैरह सबको बताइए कि ये फ्री क्लास चल रही है, इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है ना। नहीं तो भैया 800 900 रुपये के कोर्स आ रहे हैं, 2 महीने में कौन सा कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे बताओ? कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, फालतू में पैसे काहे लगाना, ठीक है ना। जब आपको 128 रुपये के कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं, एमसीक्यू फ्री क्लास आपको यूट्यूब पे मिल रही है, तो काहे आप 800-900 रुपये बर्बाद कर रहे हो, ठीक है ना। सीधे नोट्स लो, एमसीक्यू से प्रैक्टिस करो, अपना सिलेक्शन लो, 3 स्टेप में सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए, वहाँ पर भी आपको अपडेट दिया जाता रहेगा और कुछ नोट्स वहाँ पर भी डाले जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।